हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक्स चैनल पर। आप सुन रहे हैं रहस्य के बीच का सेकंड एपिसोड। इस बेहद दिलचस्प और भूत प्रेतों की घटनाओं से भरपूर कहानी का आनंद लेने के लिए इसका पहला पार्ट सुनना ना भूलें। तो पेश है आपके लिए रहस्य के बीच पार्ट 2, जो कि इसका क्लाइमैक्स पार्ट है। फिर भी उन्हें विश्वास ना हुआ, इसलिए एक दूसरे की ओर इस प्रकार देखा जैसे पूछ रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो। बड़ा ही भयानक, बड़ा ही खौफनाक दृश्य था वह। हुआ ये कि अचानक ही राजीव वाली अर्थी हिली और अगले ही पल सफेद कफन ओढ़े राजीव का मुर्दा अर्थी से सीधा उठता चला गया और फिर देखते ही देखते मुर्दा उठ खड़ा हुआ। उफ, कितना खतरनाक लग रहा था इस समय राजीव का मुर्दा। आंखें उसी प्रकार आश्चर्य से फैली हुई थी जैसे मरते समय थी। चेहरे पर वही भयानकपन, वही क्रूरता। सहसा वह आगे बढ़ा। उसके शरीर में चाकू उसी प्रकार धंसा हुआ था। राजीव की वह लाश उन दोनों की तरफ ही बढ़ रही थी। ये क्या नई मुसीबत है? रहमान हक्का बक्का सा बोला। अरे ओ राजू भाई, यार तुम तो मरकर भी जीवित हो गए। लेकिन लाश पर विजय के शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह उसी प्रकार बेधड़क उनकी तरफ बढ़ती रही। तभी विजय फिर बोला, अबे ओ मिस्टर राजीव, क्या हमें पहचानते नहीं? तुम सब मेरे दुश्मन हो। सहसा राजीव की लाश का जबड़ा खुला तथा उसके मुख से इतनी भयानक आवाज निकली कि आसपास का माहौल भी कांपता हुआ सा प्रतीत हुआ। लेकिन उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वहां उसी प्रकार पत्थर जैसी कठोरता थी। विजय और रहमान पीछे हटे। बेटे, मेरे बेटे। सहसा वहां राजीव की मां की आवाज गूंजी, जो अपने बेटे को जीवित देखकर प्रसन्नता में डूबी राजीव की लाश की तरफ आ रही थी। राजीव की मां ममता के वशीभूत होकर दौड़ती हुई लाश के पास आई और फिर वह लाश के सीने से लग गई। तभी राजीव की लाश ने भयानक तरीके से अट्टहास लगाया। अट्टहास इतना सर्द और भयानक था कि जरा जरा कांप गया। उसने अपनी मां को बाहों में कस लिया तथा फिर जोर से कहा लगाया। विजय और रहमान को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तुमने मेरा खून करवाया था कमीनी। सहसा राजीव की लाश का जबड़ा खुलाता था। सारे माहौल में यह आवाज गूंज गई। तुम लोगों से प्रतिशोध लेना जरूरी है। तुम सबका खून होगा। कमीनी कुतिया, कुतिया तूने ही मेरा खून करवाया था। तुम्हें मौत मिलेगी, मौत। नहीं, नहीं। राजू की मां ने चीखना चाहा। विजय और रहमान ने एक एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखा। यह सब क्या है? उनकी समझ में नहीं आ पा रहा था। आंखें फाड़े वे सामने के दृश्य को देख रहे थे। उनके सामने ये सब हो रहा था, लेकिन वे कुछ करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा राजीव की मां चीखी चिल्लाई। स्वयं को राजीव की लाश से मुक्त करना चाहा, लेकिन कसमसा कर रह गई। सहसा राजीव की लाश की पतली पतली बिना खून की उंगलियां अपनी मां की गर्दन पर रुक गई तथा फिर पकड़ सख्त होती चली गई। वह छटपटाई, दया की भीख मांगी, करुणापूर्ण ढंग से चीखी, लेकिन राजीव की लाश पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने संपूर्ण शक्ति से गला दबा दिया। अगले ही पल वह मर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विजय और रहमान के देखते ही देखते ये सब हो गया था। गुरु भागो, बिना पैक के मुकाबला नहीं हो सकता। सहसा रहमान चीखा तथा तेजी के साथ भागा। विजय को भी न जाने क्या सूझा कि वह भी दुम दबाकर वहां से निकल लिया। उनके दिमाग में उपस्थित प्रश्नवाचक चिन्हों में वृद्धि हो गई थी। रहस्य की प्रत्येक परत अपने स्थान पर जटिल तो थी ही, बल्कि अब उनमें वृद्धि भी हो गई थी। लगता था ये रहस्य की परतें कभी नहीं सुलझेंगी। इस घटना के पश्चात राजीव की लाश कहीं नजर नहीं आई थी। सारे शमशानगढ़ में अत्यधिक सनसनी छा गई थी। किसी में इतना साहस न था जो राजीव की मां की लाश को भी वहां से ले आता। वह लाश वहीं लावारिस की भांति पड़ी हुई थी। विजय और रहमान रहस्य की परतों में उलझे हुए थे तथा अब उन्होंने एक एक के बयान लेने का निश्चय किया था। उन्हें उम्मीद थी कि संभव है किसी के बयान से कोई रहस्य की परत सुलझ जाए। इस समय विजय एक कमरे में बैठा हुआ था तथा रहमान सबको एक एक करके अंदर भेज रहा था। वैसे विजय ने राजीव के कमरे की तलाशी भी ली थी। सर्वप्रथम भेजा गया राजीव के पिता तथा शमशानगढ़ के राजा चंद्रभान को। यूं तो विजय सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन न जाने आज क्या सोचकर उसने एक सिगरेट सुलगाई तथा एक लंबा सा कश लेकर धुआं छोड़ता हुआ बोला, देखिए चंद्रभान जी, मैं आपसे प्रश्न करूंगा। आप जो कुछ जानते हो साफ दिल से बता दें। किसी बात को छुपाने का प्रयास न करें, क्योंकि केस उलझा हुआ है तथा छोटी छोटी बात भी काम की बन सकती है।
चंद्रभान जी के चेहरे पर कुछ विचित्र से भाव थे। उनके चेहरे पर कुछ घबराहट भी थी तथा कुछ दुख भी। स्वयं को संभालते हुए बोले, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? क्या आप आत्माओं तथा प्रेत लीलाओं में विश्वास करते हैं? विजय तीक्ष्ण निगाहों से चंद्रभान के चेहरे के भावों को पढ़ता हुआ बोला, जी हाँ, विश्वास करना पड़ता है। क्या आपको किसी ऐसे आदमी की जानकारी है जो राजीव का खून कर सकता हो, अथवा कोई ऐसा आदमी जिस पर आपको राजीव के हत्यारे होने का शक हो? मैं भला इस विषय में क्या कह सकता हूँ? क्या राजीव की माँ राजीव का खून नहीं कर सकती? क्या मतलब? चंद्रभान जी चौंके। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा मिस्टर चंद्रभान कि राजीव की लाश जब उठी और उसने अपनी माँ का गला दबाया तो उसने यह कहा था कि तुम्ही ने मेरा खून कराया है। अगर आत्माओं पर विश्वास किया जाए तो यह मानना होगा कि आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती, और इस स्थिति में राजीव के शब्दों को ध्यान में रखकर यह विश्वास पक्का हो जाता है कि राजीव के खून में उसकी माँ भी हत्यारों से मिली हुई है, और ऐसा लगता है कि हत्यारा अभी जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विजय? मैं ठीक कह रहा हूँ मिस्टर चंद्रभान, लेकिन उसकी माँ को उसकी हत्या से क्या लाभ हो सकता है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। विजय आगे बोला, अच्छा एक बात बताइए, क्या यह माँ राजीव की असली माँ थी? मेरा मतलब सौतेली तो नहीं थी? यह सुनकर चंद्रभान के चेहरे पर घबराहट उभर आई, लेकिन संभल कर बोले, नहीं, यह राजीव की वास्तविक माँ ही थी। यूं तो मैंने 2 शादियां की थी। मेरी पहली बीवी को आज से 18 वर्ष पूर्व 5 जनवरी सन 1955 की सर्द रात में किसी ने बड़े निर्मम ढंग से कत्ल कर दिया था। उसके साथ मेरा एक बच्चा भी था। मेरी पहली शादी उसी से हुई थी, लेकिन वह कोई संतान न दे सकी तो मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी राजीव की माँ से कर दी थी। लेकिन जब मेरी दूसरी शादी हो गई तो पहली ने भी एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन 5 जनवरी की उस सर्द रात में किसी ने उसका कत्ल कर दिया। क्या आपकी दूसरी बीवी यानी राजीव की माँ आपकी बीवी से ईर्ष्या नहीं करती थी? वे दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सबसे बड़ा संयोग तो ये था कि उनके परिवारों में काफ़ी दिनों से खानदानी खूनी शत्रुता चली आ रही थी। यह भी हो सकता है कि राजीव की माँ ने आपकी पहली बीवी का खून किया हो, संभव है। खैर छोड़िए इसे, ऐसा लगता है हम विषय से भटक गए हैं। सोचने की बात यह है कि राजीव की माँ राजीव का खून कर सकती है या नहीं। मैं भला क्या कह सकता हूँ? क्या सुभ्रांत भी आपकी दूसरी बीवी का सगा बेटा तथा राजीव का सगा भाई है? जी हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विशेष कारण से आपकी बीवी राजीव से कुछ नफरत और सुभ्रांत से कुछ विशेष प्रेम करती हो? मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि सारी दौलत सुभ्रांत को दिलवाने के लालच में आपकी बीवी तथा सुभ्रांत ने आपस में साजिश करके राजीव को रास्ते से हटाया हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किस पर कितना विश्वास करूं। आपके नौकर कितने हैं? 4। नाम? किशन, रामू, बिशन और शामू। कोई लड़की? जी हाँ, बर्तन मांजने वाली एक लड़की है, नाम है शांति। क्या इनमें से किसी पर शक है? नहीं, वैसे तो ये सभी मेरे विश्वास पात्र हैं, लेकिन क्या? आजकल क्या पता कौन कब धोखा दे जाए। और यह अमिता कौन है? जी, वह सुभ्रांत और राजीव की बहन है, सगी बहन। और निर्मला? जी। निर्मला का नाम सुनकर चंद्रभान कुछ चौंक पड़े, लेकिन फिर संभलने का प्रयास करते हुए बोले, आप निर्मला को कैसे जानते हैं? कृपया करके मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब देते रहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे राजीव के कमरे से एक फोटो मिला है जिस पर निर्मला लिखा हुआ है। ओह, चंद्रभान जी समझते हुए बोले, बात यह है मिस्टर विजय कि निर्मला एक गरीब लड़की है, लेकिन जवानी के जोश में बहकर राजीव उससे प्यार करने लगा था तथा हमने भी उसके प्यार को अटूट मानकर उसे राजीव की मंगेतर बना दिया था। तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कोई निर्मला और राजीव के इस संबंध से खुश न हो और इसी कारण से राजीव का। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह तो माना मिस्टर विजय कि निर्मला के गरीब होने के कारण कोई भी इस संबंध से खुश ना था, लेकिन अगर हम इस रिश्ते को ना होने देना चाहते तो सबसे अच्छा तरीका हत्यारे के लिए यह हो सकता था कि राजीव की जगह निर्मला को रास्ते से हटा दे। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि तुम्हारे कहने के अनुसार हत्यारा इसी इमारत में रहता है, और अगर हत्यारा इसी इमारत में रहता है तो निश्चित रूप से वह राजीव के निकट होगा, और जो हत्यारा इस भावना से खून करेगा कि राजीव की शादी निर्मला से न हो तो निश्चित रूप से वह राजीव का भला चाहता होगा, और जो भला चाहता होगा और इस संबंध से खुश भी ना होगा तो वह राजीव का नहीं निर्मला का खून करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हत्यारा इसी इमारत में रहता है तो निर्मला और राजीव का प्यार राजीव के खून का कारण नहीं हो सकता। हत्यारा इसी इमारत में रहता है,
यह सिर्फ इसलिए कहा गया कि हत्यारा यानी गोल्डन नकाबपोश इस इमारत से बाहर नहीं निकला और इसी इमारत में कहीं विलुप्त हो गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इस इमारत में राजीव की हत्या कौन और क्यों कर सकता है। देखिए मिस्टर चंद्रभान, इस बात को तो किसी भी कीमत पर झुटलाया नहीं जा सकता। यह हत्या के षड्यंत्र में उसकी माँ भी शामिल थी, क्योंकि यह तो खुद राजीव की लाश ने कहा है और उसने अपने एक हत्यारे अपनी माँ से प्रतिशोध भी ले लिया है। मुझे लगता है कि राजीव की लाश शीघ्र ही अपने उन सभी हत्यारों से प्रतिशोध लेगी जो उसकी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या इस प्रकार लाशें अपनी हत्या का प्रतिशोध ले सकती है? यूँ तो यह बात मेरे कंठ से भी नीचे नहीं उतरती, लेकिन आंखों देखा हाल है इसलिए विश्वास करने पर मजबूर हूँ। अजीब बात है, हत्यारा इसी इमारत में मौजूद है। इसके दो प्रमाण हैं। पहला तो यह कि गोल्डन नकाबपोश जिसे मैंने स्वयं हत्या करते देखा है इस इमारत से बाहर नहीं गया, और दूसरा यह कि इस बात में कोई संदेह है ही नहीं कि उसकी माँ खूनी से मिली हुई थी। तो जनाब, ऐसे संगीन कार्य में वह किसी विशेष परिचित को ही अपने साथ मिला सकती है, और अगर इस इमारत में सबसे अधिक विशेष आदमी खोजा जाए तो वह सुभ्रांत और आपके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। चंद्रभान विजय के इन शब्दों पर बुरी तरह चौंक पड़े। उन्हें लग रहा था कि यह खतरनाक जासूस उन्हें शब्द जाल में फंसाता जा रहा है। यह आदमी उन्हें बहुत ही चालाक तथा बुद्धिमान लगा था। फिर वह स्वयं को संभालते हुए बोले, क्यों, हम ही विशेष क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आप दोनों ही उनके सगे हैं। अमिता भी तो उसकी लड़की है। क्या आपके ख्याल से अमिता खून कर सकती है? तुम हर बात का मतलब खून से ही क्यों लगाते हो? चंद्रभान झुंझलाए। चंद्रभान की झुंझलाहट पर विजय के होठों पर मुस्कान तैर गई। फिर बोला, अच्छा, अब आप जा सकते हैं। चंद्रभान जी उठकर चले गए। उसके बाद रहमान ने सुभ्रांत को भीतर भेजा। सुभ्रांत के चेहरे पर दृष्टि गड़ा कर विजय बोला, कहो प्यारे सुभ्रांत, तुम्हारा क्या ख्याल है अपने भाई के हत्यारे के बारे में? आप क्या जानना चाहते हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी पर शक है? नहीं। क्यों? क्या मतलब? बहुत चौंक पड़ा। मेरा मतलब कि तुम्हारी नज़रों में कोई भी नहीं? नहीं। मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लेना चाहूँगा। विजय तीक्ष्ण दृष्टि से उसे निहारता हुआ बोला, क्यों? हो सकता है सुनहरे कपड़े तुम्हारे कमरे में हो। क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो? ऐसी बात तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए। वैसे तो हत्यारा कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हत्यारे ने अपने कपड़े तुम्हारे कमरे में छिपा दिए हो। विजय गोलमोल शब्दों में बातों को लपेटता कहता चला गया। आप तलाशी ले सकते हैं, सुभ्रांत ने गंभीरता से कहा। वैसे क्या तुमने कभी कोई लड़की सफ़ेद लिबास में लिपटी देखी है? वह तो अक्सर रात को शमशानगढ़ की सड़कों पर देखी जाती है। कहते हैं कि वह कोई भटकती हुई रूह है। क्या तुमने कभी उसे दिन के प्रकाश में नहीं देखा? उसे आज तक जिसने भी देखा है पीछे से ही देखा है। रात को भी उसकी सूरत देखने में कोई सफल ना हो सका, क्योंकि कोई कोशिश ही नहीं करता। इसका मतलब तुम उसे नहीं पहचानते? नहीं। हो सकता है वह इसी इमारत में रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं कह चुका हूँ कि वह रूह है। तुम भी जा सकते हो। वह चला गया। उसके बाद रहमान ने अमिता को भेजा। अमिता की आंखों में अभी तक आंसू थे, शायद अपनी माँ और भाई की मौत के दुख के आंसू। वह चुपचाप विजय के सामने आकर बैठ गई। रोइए मत अमिता जी, साहस रखिए। मैं आपके भाई के हत्यारे को पकड़कर आपके सामने लाने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। विजय ध्यान से उसका चेहरा देखते हुए बोला, मिस्टर विजय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। पहले आत्माओं द्वारा हमें धमकियां दी गई कि इस स्टेट के राजा के खानदान के एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर राजीव भैया को किसी गोल्डन नकाबपोश ने कत्ल कर दिया। आप कहते हैं कि वह इसी इमारत में मौजूद होना चाहिए, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि भैया की लाश खड़ी हो गई और अपनी ही माँ को अपना हत्यारा कहकर उनका गला दबाकर हत्या कर दी। यह सब क्या है विजय बाबू? क्या यह सच है कि एक लाश खड़ी होकर इस प्रकार कह सकती है? क्या माँ राजीव भैया का खून करवा सकती है? बोलती बोलती अमिता फफक पड़ी। गुत्थियाँ तो बहुत है अमिता जी, लेकिन क्या आपको किसी पर शक है? अब शक की गुंजाइश कहाँ रह गई है मिस्टर विजय? क्या कभी किसी को संदेह हो सकता था कि माँ अपने बेटे का खून कर सकती है? मेरा ख्याल है कि भैया के अन्य खूनी भी वही होंगे जिन पर संदेह किया जा सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भैया के हत्यारे को खोज निकालें। हम आपको मुंह मांगी फीस देंगे। सच कहती हूँ, अगर आप भैया के खूनी को मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो भैया की लाश से पहले मैं खुद ही उस कमीने का खून पी जाऊंगी, चाहे वह खूनी मैं स्वयं ही क्यों ना हूँ। अमिता की भावनाओं से परिचित होकर विजय मुस्कुराया तथा बोला, निर्मला कैसी लड़की है? क्या मतलब? मेरा मतलब, क्या वह राजीव का खून नहीं कर सकती? वह चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। विजय ने महसूस किया कि अमिता भी निर्मला से काफ़ी ईर्ष्या करती है। वह आगे बोला, क्यों? वह चुड़ैल मेरे भैया से नहीं बल्कि हमारी दौलत से ईर्ष्या करती थी।
वह गंदी झोपड़ी में रहने वाली लड़की क्या जाने की मोहब्बत क्या होती है। वह चुड़ैल तो भैया के जरिए हवेली की दौलत हड़पना चाहती होगी। मिस सविता, विजय मुस्कुराता हुआ बोला, किसी से इतनी ईर्ष्या करना ठीक नहीं होता। आप बिना किसी विशेष प्रमाण के निर्मला को जबरदस्ती कातिल सिद्ध करने की चेष्टा कर रही है। इससे कोई जासूस यह अनुमान लगा सकता है कि आप भी इस केस में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और स्वयं को बचाने के लिए किसी दूसरे पर बिना किसी प्रमाण के आरोप थोप रही है। अमिता एकदम घबरा सी गई तथा बोली, आप तो मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। क्या यही प्रमाण कम है कि वह मेरे भैया से प्यार करती थी? मिस अमिता, प्यार भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है किसी से सच्चा प्यार, दिली प्रेम, और दूसरा होता है झूठा प्यार, यानी किसी के पैसे इत्यादि से प्यार। वह भैया की दौलत से प्यार करती थी। तुम्हें कैसे पता? वह हर समय दौलत की बात करती रहती थी। मैं समझता हूँ कि अगर निर्मला खून कर सकती है तो वह ना राजीव की दौलत से प्यार करती होगी, ना ही राजीव से, क्योंकि अगर वह राजीव से वास्तव में सच्चा प्यार करती थी तो यह दावे से कहा जा सकता है कि कोई भी सच्ची प्रेमिका अपने प्रेमी का खून नहीं कर सकती। और अगर वह राजीव की दौलत से प्यार करती थी तो किसी भी कीमत पर राजीव का खून नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्थिति में तो उसके धन प्राप्ति के स्वप्न अधूरे ही रह जाएंगे। यह आपके सोचने का तरीका है। अमिता की बुद्धि में विजय की बात कुछ बैठ सी गई थी। वैसे अमिता जी, एक बात और बताइए। पूछिए। निर्मला के परिवार से तुम्हारे परिवार की कोई पुरानी शत्रुता तो नहीं है? वे हमारे कदमों में रहते हैं, हमसे दुश्मनी करने का साहस उनमें कहाँ। फिर तो निर्मला का खूनी होना अत्यधिक कठिन है। जासूस आप हैं, आप ही जाने। खैर, अब तुम जा सकती हो। वह चली गई तो फिर एक एक करके सभी नौकरों को भेजा गया। उन सभी के बयान लगभग एक जैसे ही थे। वे अपने मालिक राजीव को चाहते थे। किसके मन में मैल था, विजय उनके चेहरे से भापने में असफल रहा था। सबके बाद में शांति के बयान हुए। यूं तो शांति बर्तन मांजने वाली थी, लेकिन थी गजब की सुंदर। उसकी बातों से विजय ने भी भावा कि कारिन होते हुए भी वह राजीव को मोहब्बत की नजरों से देखती थी। लेकिन फिर भी इन सबके बयानों के पश्चात भी विजय किसी ठोस निर्णय पर ना पहुंच सका था। अभी वह उठना ही चाहता था कि वह चौंक पड़ा। बाहर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जबरदस्ती इमारत में घुसना चाह रहा हो तथा उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही हो। वह शीघ्रता से बाहर आया तो उसने देखा कि एक 40 वर्षीय व्यक्ति और एक सुंदर सी लड़की अंदर आना चाहते थे। लड़की को वह पहचान चुका था, क्योंकि उसका फोटो वह राजीव के कमरे से प्राप्त कर चुका था। यह निर्मला थी। निर्मला की आंखों में आंसू थे। वह सिसकारियां ले लेकर रो रही थी और नौकर उन्हें धक्के दे रहे थे। ठहरो, विजय बोला। सबने उसकी ओर देखा, तभी निर्मला चीख पड़ी, तुम्ही ने मेरे राजीव का खून किया है कमीनों। मैं जासूस को बता दूंगी। तुम्ही ने मेरे राजीव को मुझसे छीना है। वह और भी चीखना चाहती थी कि विजय बोल पड़ा, क्या आप निर्मला देवी हैं? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। रहमान, इन्हें अंदर भेज दो। नहीं मिस्टर विजय, इन मनहूसों के कदम अंदर नहीं पड़ेंगे। चंद्रभान आगे बढ़ते हुए बोले, कातिल की गिरफ्तारी के लिए इनके बयान लेना आवश्यक है, इन्हें आने दो। और चंद्रभान जी ने भी न जाने क्या सोचकर चुप्पी ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात विजय निर्मला से पूछ रहा था, कहो, क्या कहना चाहती हो? क्या आप जासूस हैं? वह बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हवेली में कोई जासूस आया हुआ है? यह खबर तो सारे शमशानगढ़ में फैली हुई है। अच्छा, क्या अब तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? जासूस जी, मेरे राजीव को इन्होंने ही मारा है। ये सब मेरे राजीव से मेरे कारण जलते थे। जब मेरा राजीव जीवित था तो मुझे यहाँ आने से रोकने का साहस किसी में भी ना था। मैं सारी इमारत में अपने राजीव के साथ घूमा करती थी, लेकिन आज। और फिर वह फफक फफक कर रो पड़ी। लेकिन तुम्हें राजीव की मौत का इतना दुख क्यों है? विजय ने बड़ा ही अजीब सा प्रश्न किया। जासूस जी, शायद तुम्हें कोई लड़की प्यार नहीं करती। विजय उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुराया तथा बोला, मेरा मतलब है तुम किसी और से भी प्यार कर सकती हो, जैसे सुभ्रांत से। विजय इस प्रकार के शब्द कहकर निर्मला के प्यार को परखना चाहता था। गुंडे, लुच्चे! निर्मला यकायक विजय पर चढ़ पड़ी। तू मेरे देवता राजीव की बराबरी उस हरामी सुभ्रांत से करता है? मुझे वेश्या समझता है जो एक रात एक के बाद। निर्मला के पिता ने उसे रोक लिया, वरना निर्मला अपने प्रेम पर उछलती कीचड़ देखकर तो उसे प्रसाद के रूप में एक थप्पड़ रचित करने ही जा रही थी। उसके बाद निर्मला के पिता निर्मला को ले गए। विजय सबके बयानों के साथ रहस्य की परतों में घुसने की कोशिश कर रहा था। प्यार और मेहमान दी ग्रेट, ये साला केस तो बड़ा उलझनपूर्ण निकला। विजय एक अकेले कमरे में बैठा कह रहा था। गुरु, रहस्य की परतें उलझती ही जा रही है। एक बात तो बताओ मियाँ पकौड़ी मल। पूछिए गुरु। यह साली अपने राजीव की लाश कैसे उठ खड़ी हुई? ऐसा हो जाता है गुरु। चब्बा है गुरु के छेले, तुम साले फिर किसी आत्मा की बात करोगे? विजय ने डांटा। जब बात ही ऐसी है गुरु। खैर प्यारे,
हम इस पर शुरू से एक सरसरी नजर मारते हैं और फिर रहस्यों से उलझने की कोशिश करते हैं। जहां कुछ रह जाए वहां तुम याद दिलाना। ऐसा ही करे गुरु। हाँ तो प्यारे चले मियाँ, बात का आरंभ होता है राजीव के पत्र से। वह हमें बुलाता है। उसके बाद मुझे स्टेरिंग वाला पत्र मिलता है, जिसको लिखने वाला एक रहस्य बनकर अभी तक रहस्य की परतों में छुपा हुआ है। इसे हम रहस्य की पहली परत समझ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं। आते ही हमें वे खिलखिलाहटें और भयानक आवाजें सुनाई देती है, जो तुम्हारे कहने के अनुसार किन्हीं आत्माओं की है। यह है रहस्य की दूसरी परत। उसके बाद मेरे साथ यह काले साए और काले छोगे वाले व्यक्ति की वारदातें। वह काला साया कौन है? यह है रहस्य की तीसरी परत। सफेद चोगे वाला कौन था? यह है रहस्य की चौथी परत। वे किस लिए लड़ रहे थे? पांचवी परत। सफेद चोगे वाले का जिस्म कहाँ गायब हो गया? छठी परत। काला साया मुझे फिलहाल मारने के मूड में क्यों नहीं है? सातवीं परत। इधर तुम्हारे साथ की घटनाओं में सफेद लिबास वाली आठवीं परत। वह चुड़ैल वृक्ष क्या है और वह खून से क्यों डरती है? नवीं परत। और उसके बाद हमारे पहुंचने से कुछ ही समय पूर्व राजीव का कत्ल मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि राजीव शायद मुझे कोई रहस्य बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अपराधी ने उस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। यानी वह क्या रहस्य था जो राजीव मुझे बताना चाहता था? यह है इस केस की 10वीं परत। खून क्यों हुआ? परत नंबर 11। खून किसने किया? 12। खूनी क्या चाहता है? परत 13। और फिर एक तरफ यह समझ में नहीं आता कि सन 1955 की घटना का इस केस से कहां तक संबंध है। परत 14। राजीव की लाश खड़ी कैसे हो गई? इसका नंबर है 15वां और सबसे उलझनपूर्ण और अभी तक की सबसे अंतिम 16वीं परत यह है कि राजीव की मां को राजीव के खून से क्या लाभ था तथा उसके साथ मिले हुए वे कौन थे? गुरु, अभी तो यह रहस्य की परतें केवल 16 ही हुई है। न जाने अभी और कितनी परतें जन्म लेंगी। रहमान उकड़ू होकर बोला, तुम या मेहमान अब जरा ध्यान करके जरा ये बताओ कि राजीव के खून में उसकी मां के साथ कौन हो सकता है? गुरु, सुभ्रांत भी हो सकता है। क्यों? दौलत का लालच? तो फिर वह काला साया वहां क्या कर रहा था? बात तो ये भी सोचने के काबिल है गुरु। खैर प्यारे, निर्मला के बारे में क्या ख्याल है? गुरु, वह भी हो सकती है, कारण सच्चा प्यार। लेकिन मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे, सच्ची प्रेमिका अपने प्रेमी का खून किसी कीमत पर नहीं कर सकती। कर सकती है कब? अगर वह अपने प्रेमी को किसी गैर की बाहों में देख ले। मेरा ख्याल है प्यारे मेहमान की सच्ची प्रेमिका अगर प्रेमी को किसी अन्य की बाहों में देख लेगी तो निश्चित रूप से वह प्रेमी से नफरत करने लगेगी। लेकिन अगर वह सच्ची है तो अपने प्रेमी का खून कभी नहीं कर सकती। यानी नौबत सिर्फ नफरत तक सीमित रहेगी, खून तक नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूं कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो अपने प्रेमी से पूर्व अपना खून कर लेगी। गुरु, तुम ठहरे ब्रह्मचारी, तुम क्या जानो ये प्यार व्यार के चक्कर कितने घन चक्कर होते हैं। खैर प्यारे, यह समझ लो कि शादी नहीं की तो क्या बात है, बारातें बहुत की है। खैर अब यह तो बताओ कि चंद्रभान के विषय में क्या ख्याल है? सबकी हालत एक ही जैसी है गुरु। यह समझ में नहीं आता कि कौन सी घटना की कड़ी कहाँ जुड़ रही है। खूनी चंद्रभान निर्मला, अमिता, सुभ्रांत, रामू, शामू, किशन, बिशन और शांति में से कोई भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, वह कोई और ही निकले। खैर प्यारे, इन रहस्यों की परतों ने हमारे दिमाग का दिवाला ही निकाल कर रख दिया है। अब सोचना बंद करो, क्योंकि जितना सोचते हैं रहस्य उतना गहराता चला जाता है। मैं समझता हूं कि अब तो खुद राजीव की लाश ही अपने दूसरे अपराधी को पकड़ेगी, तभी शायद रहस्य की खुली परत सामने आ जाए। इसका मतलब हमें सब पर नजर रखनी होगी। जीते रहो चले मियां। सूरज विश्राम हेतु पश्चिम में डूब गया। अंधकार ने प्रकाश पर विजय पाई। रात की नीरवता बढ़ी और फिर मौत जैसा सन्नाटा। यह रात भी दूसरी रातों की तरह भयानक थी। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही शांति, वही नीरवता छाई हुई थी। लेकिन आज की रात शमशानगढ़ की इस विशाल इमारत में 2 जाबान जासूस अपने दिमाग में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी कर रहे थे। विजय राजा चंद्रभान पर नजर रखे हुए था और रहमान सुभ्रांत को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने दे रहा था। ठीक तब जबकि दूर कहीं 12 का घंटा बज रहा था, सहसा रात का सन्नाटा झनझनाया। एक दिल को चीरने वाली चीख से वातावरण दहल उठा। विजय और रहमान दोनों ही तेज गति से
चीख की दिशा में दौड़े। चीख 100% अमिता की थी। एकाएक सारी इमारत में फिर हलचल मच गई। सबसे पहले अमिता के कमरे में पहुंचने वाला विजय था। कमरे में नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश था और अमिता घायल अवस्था में कमरे के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी पसलियों में ठीक वैसा ही चाकू धंसा हुआ था जैसा राजीव की पसलियों में था। वह फटी फटी आंखों से कमरे में छत को घूर रही थी तथा पीड़ा से कराह रही थी। दौड़ता हुआ विजय कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सिर्फ अमिता कराती हुई फर्श पर मिली। इसके अतिरिक्त न कोई व्यक्ति और न ही किन्हीं भागते कदमों की आहट। विजय के हाथ में कब का रिवॉल्वर आ चुका था, लेकिन उसके उपयोग की अभी तक उसे कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी थी। दौड़ता हुआ वह अमिता के निकट पहुंचा तथा बोला, अमिता, अमिता, तुम पर हमला किसने किया? तभी भागते कदमों की आहट के साथ रहमान अंदर आया तथा उसके पीछे अन्य व्यक्ति भी थे। रहमान के हाथ में रिवॉल्वर था। अमिता करा रही थी। विजय ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और फिर पूछा, अमिता, क्या तुमने खूनी को पहचाना? अमिता के होठ फड़फड़ाए तथा धीमे से कंपन के साथ एक शब्द निकला, गोल्डन नकाबपोश। और यह शब्द उसके होठों के बीच से निकलने वाला अंतिम वाक्य साबित हुआ, क्योंकि यह कहते ही उसकी गर्दन एक ओर को झूल गई थी। कमरे में गहन शांति छा गई। एकाएक रहमान बुरी तरह चौंका। गुरु, सुभ्रांत, उसने कहा और फिर आंधी तूफान की भांति कमरे से बाहर भागा। विजय के दिमाग को भी एक झटका सा लगा, क्योंकि यहाँ सभी मौजूद थे लेकिन सुभ्रांत न था। वह भी तेजी से उठा तथा रहमान के पीछे भागा। और तब जबकि वे सुभ्रांत के कक्ष में पहुंचे तो एकदम जड़वत खड़े रह गए। धमनियों में रक्त प्रवाह तेज हो गया। आंखें घबराई सी उसी दृश्य को देख रही थी। सुभ्रांत के गले में रस्सी का एक फंदा था और वह कमरे की छत से लटका हुआ था और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। विजय और रहमान के दिमाग में रहस्य की परतें अत्यंत जटिल हो गई। एक ही रात में ये 2 कत्ल हो गए थे। विजय की मानसिक परेशानी बढ़ गई थी। वास्तव में यह रहस्य की परतें अपने अंदर कुछ इस तरह रहस्य समेटे हुई थी कि विजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रहस्यमय केस भी काफी दिलचस्प होते हैं। घटनाएं कुछ इस ढंग और तेजी से हो रही थी कि समझने का अवसर ही ना मिल रहा था। केस की प्रत्येक कड़ी अभी तक अधूरी थी। अमिता और सुभ्रांत के कत्ल ने केस को अत्यधिक जटिल बना दिया था। विजय उन दोनों के खून से कोई परिणाम निकालने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन उल्टा उलझ कर रह गया था। केस की प्रत्येक घटना अत्यंत रहस्यपूर्ण थी। वह सोच रहा था कि यह गोल्डन नकाबपोश कौन है जो बार बार इमारत में ही विलुप्त हो जाता है। राजीव की लाश के बयान के अनुसार गोल्डन नकाबपोश के साथ राजीव की मां भी शामिल थी, लेकिन अमिता का खून गोल्डन नकाबपोश ने क्यों किया, यह भी रहस्य की एक परत बनकर रह गई। इस प्रश्न के उत्तर में वैसे तो विजय के दिमाग में यह भी आया कि हो सकता है कि राजीव के खून में गोल्डन नकाबपोश के साथ राजीव की मां के अतिरिक्त अमिता भी मिली हुई हो और अमिता कहीं भय से अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए गोल्डन नकाबपोश ने उसे भी रास्ते से हटा दिया हो। लेकिन सुभ्रांत का कत्ल किसने किया? तभी विजय के दिमाग में एक प्रश्न और कौंधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में गोल्डन नकाबपोश सुभ्रांत ही रहा हो। उसी ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर राजीव का खून किया हो और जब अचानक राजीव की लाश को आश्चर्यपूर्ण ढंग से खड़े होकर अपनी मां का गला दबाते देखा हो और इस घटना से वह बुरी तरह घबरा गया हो। उसे डर बैठ गया हो कि राजीव की लाश कोई भूत है जो अब उसे नहीं छोड़ेगी तथा इस हड़बड़ाहट में उसने अमिता का खून करने के पश्चात स्वयं आत्महत्या कर ली हो। लेकिन केस की कड़ियां फिर भी पूरी नहीं होती थी। लाश कैसे उठ खड़ी हुई? काले लिबास तथा सफेद चोगे वाले किस चक्कर में है? उसे पत्र किसने लिखा? सफेद लिबास वाली लड़की कौन थी? वे भयावह आवाजें कैसी है? इनके अतिरिक्त अनेकों प्रश्न थे जो अभी तक रहस्य की परतों में विलीन थे। विजय सोचता गया, रहस्य की परतों में उलझता गया, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात, यानी रहस्य ज्यों के त्यों अडिग थे। उसने रहमान के साथ अकेले एक कमरे में बैठकर एक बार फिर विचार विमर्श किया, लेकिन चेला भी गुरु से कम न था। मतलब वह भी कोई निर्णय नहीं कर पाया था। किराए के आदमी बुलाकर राजीव और अमिता की लाशों का अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया गया, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। सबको दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये काम प्रेत आत्माओं के हैं और प्रेत आत्माओं के विरुद्ध कोई आए, इतना साहस किसी में न था। अतः कोई भी उनकी लाशें उठाने को तैयार न हुआ।
अंत में दोनों लाशें इमारत के एक आम तहखाने में शीशे के ताबूतों में बंद करके रख दी गई। सारा दिन बीत गया। रात का आगमन निकट आने लगा। जैसे ही स्याह रात का दामन फैला, बादलों ने आकाश पर अपना प्रभुत्व जमा कर उसके स्याहपन में चार चांद लगा दिए। हवा के झक्कड़ों ने भी साथ दिया तथा कुछ ही देर पश्चात मेघों के बीच चमकती बिजली भी अपने साथियों से आ मिली। रात अत्यंत भयानक, स्याह और तूफानी हो उठी। न जाने क्यों यह रात 5 जनवरी सन 1955 की यादें ताजा कर रही थी। वह एक गजब के डील डोल वाले शरीर का मालिक था। चेहरे पर भयानक भाव, दहकती लाल आंखों से झांकती राक्षसी हवस। उसकी आंखें मानो इंसानी लहू की प्यासी थी। होठों पर क्रूरतम मुस्कान तथा उसके दाएं हाथ में एक नंगी तलवार चमचमा रही थी। लगता था वह कहीं खोया हुआ है। वह बेखौफ इमारत की गैलरी से होता हुआ तहखाने की ओर बढ़ रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी जो हथौड़े की भांति उसके मस्तिष्क पर चोट कर रही थी। खून, खून, इंसानी खून, लहू, गर्म लहू, खून, ताजा इंसानी खून, 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 खून। और बस यही आवाज उसके मस्तिष्क पर बार बार हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। वह खून का प्यासा था, गर्म इंसानी लहू का प्यासा। लेकिन उसकी खून की प्यास क्षण प्रतिक्षण निरंतर बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसे शीघ्र ही खून नहीं मिला तो वह स्वयं मर जाएगा। वह नंगी तलवार हाथ में लिए तेजी के साथ तहखाने की ओर बढ़ता गया। और तब जबकि वह तहखाने में पहुंचा, तहखाने में पहले एक गलियारा था। स्थान स्थान पर लैंप रखे हुए थे जो अपनी लौ के साथ टिमटिमा रहे थे। उनका क्षीण मंद पीला प्रकाश गलियारे में फैला हुआ था। गलियारे में जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। गर्द छाई हुई थी। भयानक सन्नाटे में यह सब बड़ा रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। वह इस गलियारे में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर पश्चात वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। इस कमरे में 3 लैंप 3 तरफ रखे टिमटिमा रहे थे। बहुत हल्का सा मंद पीला प्रकाश फैला हुआ था। दीवार के सहारे 2 शीशे के ताबूत रखे हुए थे। उनमें सुभ्रांत तथा अमिता की लाशें रखी हुई थी। वह उन लाशों को घूरने लगा। सहसा उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसके भयानक कहकहे से सारा तहखाना जैसे झनझना उठा हो। कुछ देर तक वह इसी प्रकार कहकहा लगाता रहा तथा फिर खतरनाक लहजे में बोला, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। वह नंगी तलवार लेकर शीशे के ताबूत की ओर बढ़ा। अगले ही पल उसकी तलवार हवा में सनसनाई। झनक! एक जोरदार ध्वनि के साथ सुभ्रांत वाला ताबूत खिल खिल हो उठा। कमरे के फर्श पर कांच ही कांच बिखर गया। उस भयानक राक्षस के मुंह से एक किलकारी निकली तथा वह हबशी की भांति तेजी के साथ सुभ्रांत की लाश पर झपटा। सुभ्रांत की लाश बड़ी भयानक सी हो गई थी। आंखें उसी प्रकार फटी हुई थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। गाल अंदर को धंस गए थे तथा रंग पीला पड़ चुका था। प्यासी प्यासी आंखों से वह ऊपर की छत को घूर रहा था। खून के प्यासे उस राक्षस ने सुभ्रांत की लाश ताबूत के बाहर खींच ली। फिर एक जोरदार कहकहा लगाया तथा फिर उसने बड़ी निर्ममता से तलवार का वार सुभ्रांत की लाश पर किया। अगले क्षण सुभ्रांत की लाश 2 भागों में विभक्त हो गई। खून के प्यासे कंठ से एक भयावह किलकारी निकली तथा वह सुभ्रांत की लाश के कटे भाग पर झपट पड़ा। लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गया। वह ध्यान से सुभ्रांत की लाश के कटे भाग को देख रहा था। यहां से खून के स्थान पर पानी रिस रहा था। कुछ देर तक वह आंखें फाड़े पानी को देखता रहा। उसकी सांसें धौंकने की भांति चल रही थी। दहकती आंखें संदेह से सिकुड़ी तथा फिर अगले ही पल वह किसी भैंस की भांति फुफकारा। खून के स्थान पर पानी देखकर पूरी तरह चीखा। उसकी स्थिति पागल जैसी हो गई। बेचैनी से इधर उधर मचला। मुट्ठियां बार बार खोलने तथा भींचने लगा, मानो वह बहुत क्रोध में था। फिर सहसा उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा। अत्यंत भयानक लहजे में वह चीखा, खून, खून, खून लाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। खून! सारा तहखाना उसके भयानक शब्दों से गूंज रहा था। तभी एक और भयानक आवाज आई। इतनी भयानक और इतनी सर्द आवाज कि वह स्वयं कांप कर रह गया। सारा तहखाना जैसे कांपने लगा। जर्रा जर्रा जैसे भयभीत हो गया था। मौत जैसे खुद चीख रही थी, मानो हजारों आत्माएं मिलकर तहखाने में खिलखिला रही हो। लाखों प्रेत जैसे चीख रहे हो। तहखाने का जर्रा जर्रा
इस खून के प्यासे राक्षस की मजबूरी पर कह कहे लगा रहा हो। बड़ी ही खतरनाक, बड़ी भयानक आवाजें थी वे। खून का प्यासा हुआ राक्षस जैसे कांप कर रह गया था। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई नजर न आया। तब खिलखिलाहट कुछ कम हुई तथा फिर ऐसी भिनभिनाहट हुई मानो कहीं पियानो को अस्त व्यस्त ढंग से छेड़ दिया गया हो। लेकिन इस भयानक भिनभिनाहट के शब्द साफ थे, जो इस प्रकार थे। खून के प्यासे राक्षस, आज तुझे खून नहीं मिलेगा। आज तक कोई ना जान सका कि ऐसी तूफानी रात में ये तेरी खूनी हवस जागती है। तू इंसानों के लहू से अपनी प्यास बुझाता है। आज से 18 वर्ष पूर्व तूने अपने बेटे और पत्नी के खून से अपनी प्यास बुझाई थी, लेकिन आज तेरी यह खून की प्यास नहीं बुझेगी। तू प्यासा ही मरेगा। हा हा हा। फिर वही भयानक खिलखिलाहट, भयानक आवाजें तथा प्रेतों की चीखें। खून का प्यासा हुआ राक्षस, जो वास्तव में चंद्रभान था, चीखा, चिल्लाया और भागकर कमरे से निकल जाना चाहा, लेकिन कमरे के दरवाजे पर खड़ी लाश को देखकर वह चीख पड़ा। फटी फटी आंखों से वह राजीव की लाश को देख रहा था। उफ, कितनी भयानक, कितनी खतरनाक, कितनी खूंखार थी राजीव की लाश। बड़े से बड़ा दिल वाला भी दहल जाए, पत्थर दिल इंसान भी गश खाकर गिर पड़े। वास्तव में कमरे के दरवाजे पर खड़ी राजीव की लाश भयानकता की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। चंद्रभान तो जैसे अपने स्थान पर जड़वत हो गया था। राजीव की लाश में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। उफ, लाश के सारे शरीर पर मांस के लौथड़े लटक रहे थे। बाहों का संपूर्ण मांस गायब हो चुका था, सिर्फ सफेद चमचमाती हड्डियां चमक रही थी। उसकी लाश कोई लाश नहीं रह गई थी, बल्कि जीता जागता कंकाल बन चुकी थी। कहीं कहीं मांस के लौथड़े लटक रहे थे। अधिकतर भागों पर उसकी हड्डियां चमक रही थी। हड्डियों और मांस के बीच हजारों कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, जिनमें चींटी, झिंगूर जैसे मकोड़े थे। ये सब मकोड़े उसकी लाश को नोच रहे थे। वह लाश एक कदम आगे बढ़ी, जैसे साक्षात मौत। राजीव की लाश का चेहरा, उफ। लाश के जबड़े फिर हिले तथा फिर स्पष्ट भिनभिनाहट। तुझे खून चाहिए कमीने? जब तू अपने बेटे का खून पी सकता है तो अपना क्यों नहीं पी सकता? वह भी तो तेरा ही खून था। आज तू अपना ही खून पिएगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दे राजीव। लाश ने फिर कहका लगाया तथा भयानक तरीके से चंद्रभान की तरफ बढ़ी। चंद्रभान का हलक सूख गया। उसके प्राण कंठ में आग लगे। उसके प्राण कंठ को आ लगे। भय से वह पीला पड़ गया तथा क्षमा याचना करता हुआ पीछे हटा। चंद्रभान बुरी तरह भयभीत हो गया था, लेकिन अगले ही पल वह इतनी बुरी तरह चीखा जैसे उसने राजीव की लाश में एक और अनहोनी बात देख ली हो। वह राजीव की लाश की दाईं आंख को निहारे जा रहा था, जहां अत्यंत भयावह दृश्य उभरा था। राजीव की लाश के दाईं आंख के गड्ढे से धीरे धीरे रेंगता हुआ एक जहरीला सर्प बाहर आता जा रहा था, ठीक इस प्रकार जैसे वह अपने बिल से बाहर आ रहा हो। और अगले पल उस खतरनाक सर्प का जहरीला फन आंख के गड्ढे से बाहर आ गया। फन बाहर निकालकर सर्प ने इधर उधर देखा, फिर खतरनाक ढंग से जीभ लपलपाई तथा फिर धीरे धीरे रेंग कर आंख से बाहर आने लगा। चंद्रभान के कंठ से एक हृदय विदारक चीख निकल गई। भय से वह थर थर कांपने लगा। लाश क्षण प्रतिक्षण उसी की तरफ बढ़ रही थी। कमरे में टिमटिमाते 3 लैंपों के पीले तथा मध्यम प्रकाश में यह दृश्य इतना भयावह लग रहा था कि पत्थर दिल इंसान का हार्ट फेल हो जाए। चंद्रभान के समक्ष साक्षात मौत खड़ी थी। सहसा चंद्रभान के जबड़े भी शक्ति के साथ पीछे। मौत के भय ने उसे एक अनजानी शक्ति प्रदान कर दी। उसकी आंखों में फिर शैतानी हवस उभर आई। उसके दिमाग में फिर हथौड़े पड़ने लगे थे। उसके मन में विचार उठा, खून, खून, राजीव की आंख से निकलते इस सर्प में खून होगा। खून, मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा इस सर्प के खून से। तलवार उसके हाथ से कब की छूट चुकी थी। उसके जिस्म में एक अनजानी शक्ति का संचार हुआ। अनजानी शक्ति के वशीभूत होकर वह राजीव की जिंदा लाश की ओर बढ़ा। उसके जहन में सिर्फ एक ही विचार था, उस सर्प के लहू को पीने का विचार। राजीव की लाश तथा चंद्रभान एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, और फिर तब जबकि वे एक दूसरे के अत्यंत समीप आ गए, लाश की हड्डियों भरा पंजा चंद्रभान की गर्दन की ओर बढ़ा। तभी चंद्रभान पर जैसे पागलपन सवार हो गया था।
लाश की आंख से लपलपाता हुआ सर्प उसकी तरफ लपका और उसी पल एक अनहोनी हौलनाक घटना हुई। जैसे ही सर्प चंद्रभान की ओर लपका, वैसे ही चंद्रभान ने अपना मुंह खोला और सर्प के फन को अपने मुंह में लेकर क्षण मात्र में अपने दांतों से काट लिया तथा अगले ही पल सर्प का कटा हुआ फन चंद्रभान के कंठ से होता हुआ उसके पेट में चला गया। फन कटते ही सर्प बुरी तरह मचला। सर्प मर चुका था। तभी लाश की हड्डियों भरा पंजा चंद्रभान की गर्दन पर जम गया। चंद्रभान सिर्फ कसमसा कर रह गया, लेकिन वह लाश के पंजे से न निकल सका। उसका सारा मुंह खून से सन गया था। लाश ने चंद्रभान का गला दबा दिया। चीखता हुआ चंद्रभान कुछ ही देर में मृत अवस्था में लाश के पंजे में झूल गया। तभी एक अन्य रहस्य सामने आया। ऐसा लगा जैसे अचानक लाश ने खून देख लिया हो। एकाएक लाश ने चंद्रभान को छोड़ दिया और फिर भयभीत स्वर में चीखी, खून खून, नहीं नहीं। विजय और रहमान ने तहखाने के उस कमरे में होने वाले खतरनाक और भयावह खेलों को देखा था। वे गलियारे में कमरे के दरवाजे से लगे सब कुछ देख रहे थे। वैसे फिलहाल वे कुछ करने की स्थिति में न थे और वे सोच रहे थे कि शायद रहस्य की कोई परत भी उठ सके। उनके देखते ही देखते चंद्रभान मौत की गोद में सो गया। उस समय रहमान बुरी तरह चौंका जब उसने राजीव की अंतिम प्रतिक्रिया देखी। विजय न समझ सका कि रहमान के चौंकने का कारण क्या है, लेकिन रहमान के जिस्म में तो मानो एकाएक बिजली भर गई। वह गजब की फुर्ती के साथ उछला तथा तेजी के साथ विजय से बोला, गुरु मैं अभी आया। और कहने के साथ ही रहमान किसी लंबे भूत की भांति गलियारे में भागता चला गया। विजय सोचता ही रह गया कि आखिर रहमान को हो क्या गया है, लेकिन इतना उसने अनुमान लगा लिया था कि यह लड़का शायद रहस्य की किसी परत की तह तक पहुंच चुका है। रहमान क्षण मात्र में तहखाने के गलियारे में विलुप्त हो गया था। तभी कमरे के अंदर भयानक खिलखिलाहटें उभरी और उसने झांक कर अंदर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वास्तव में भीतर के दृश्य पर उसे विश्वास ही न आया कि वह सत्य है। आंखें फाड़े वह सब देख रहा था। स्याह व्यक्ति, वही स्याह व्यक्ति जो गुफा के द्वार पर विजय से टकरा चुका था, रहमान को डॉज देकर पानी में विलीन हो गया था। वह अमिता की लाश वाले ताबूत के पीछे से निकला था तथा इस समय राजीव की भयानक लाश के सामने खड़ा था। लाश स्याह व्यक्ति को अपने सामने देखकर खिलखिलाई थी। तभी स्याह व्यक्ति ने भयानक तरीके से लाश पर जंप लगा दी, लेकिन लाश सिर्फ थोड़ी सी लड़खड़ा कर रह गई, जबकि स्याह व्यक्ति स्वयं करा कर रह गया, क्योंकि उसके शरीर से लाश की हड्डियां टकराई थी। लेकिन स्याह व्यक्ति भी गजब का शातिर था। वह भी गजब की फुर्ती के साथ खड़ा हुआ तथा उसने लाश पर जंप लगा दी। इस बार वह बड़े ही भयानक ढंग से झपटा था। एक और आश्चर्यजनक कारनामा हुआ। जैसे ही स्याह व्यक्ति उस पर झपटा, लाश ने अपने दोनों हड्डियों भरे पंजे आगे बढ़ा दिए और स्याह व्यक्ति ने उसका बायां पंजा पकड़कर तीव्र झटका दिया तथा अगले ही पल वह पंजा लाश से अलग हो गया। पंजा अलग होते ही लाश अत्यंत भयानक हो उठी। स्याह व्यक्ति के हाथ में लाश का पंजा दबा हुआ था। एकाएक उसके नथुनों में पंजे में से निकलती हुई एक तीव्र दुर्गंध पहुंची। बहुत घृणा और अरुचि के भाव उसके हृदय में जागृत हुए तथा उसने शीघ्रता से वह पंजा फेंक दिया। पंजा कमरे के एक कोने में जाकर गिरा। तभी लाश उस पर झपटी। स्याह व्यक्ति ने फुर्ती के साथ स्वयं को बचाया और फिर लाश पर झपटा। विजय ने महसूस किया कि स्याह व्यक्ति बार बार लाश के दाएं कंधे की तरफ झपट रहा है। अभी वह इस लड़ाई में कूदना ठीक नहीं समझ रहा था। उसने सोच लिया था कि इन दोनों में से जो विजयी होगा उसे वह संभालेगा। अभी वह इन दोनों की खतरनाक जंग देख रहा था कि वह चौंका। एकाएक उसके कानों से भागते कदमों की आहट टकराई। उसने आहट की तरफ ध्यान दिया। यह आहट गलियारे के अग्रिम भाग के दाएं मोड़ से आ रही थी। एक पल उसने सोचा, उसके विचार से रहमान उधर से नहीं आना चाहिए था, तो फिर उधर कौन है? एक प्रश्न विजय के मस्तिष्क में उभरा। अगले ही पल उसके हाथ में रिवॉल्वर था तथा तीव्रता के साथ गलियारे के अग्रिम भाग में वह दौड़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों पश्चात वह अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा था। उसके सामने गोल्डन नकाबपोश खड़ा था। नकाबपोश ठीक विजय के सामने से दौड़ता हुआ उधर ही आ रहा था। दोनों आमने सामने आए तथा दोनों ही छिटक गए। क्षण भर के लिए एक दूसरे को देखा। अगले ही पल विजय ने बड़े ही अंदाज के साथ रिवॉल्वर ताना तथा बोला, आज तो हमारे खिलौने की पकड़ में आ गए मियाँ सुनारे। गोल्डन नकाबपोश कुछ नहीं बोला। अब हमसे गले मिलो बेटे, विजय आगे बढ़ता हुआ बोला। लेकिन तभी गोल्डन नकाबपोश ने साधारण सी फुर्ती का परिचय दिया
उसके हाथ से निकला सनसनाता हुआ चाकू विजय की तरफ बढ़ा। विजय ने बड़े आराम से झुकाई दी तथा स्वयं को बचा गया और फिर अगले ही पल धाएं, विजय के रिवॉल्वर ने एक शोला उगला। गोली गोल्डन नकाबपोश की टांग में जा धसी। उसके कंठ से चीख निकली। वह त्योरा कर गिरा। विजय को उम्मीद न थी कि इतने रहस्यपूर्ण केस का अपराधी इतनी सरलता से वश में आ जाएगा। इमारत में कोलाहल मच गया। प्रेत आत्माओं की भयानक डरावनी चीख चिल्लाहटें वातावरण में गूंजने लगी थी। हर तरफ मानो मौत का नृत्य हो रहा था। कोठी के नौकर इत्यादि किसी को भी होश न रहा और तहखाने में वहां मौत का साक्षात तांडव नृत्य जारी था। यह टक्कर प्रेत और इंसानों के बीच थी। यह टक्कर प्रेत और इंसानों के बीच में थी। भयानक संगीत गूंज रहा था। किसी भी नौकर ने तहखाने की तरफ मुंह करने की मूर्खता न की। और रहमान, वह अपने ही चक्कर में लग रहा था। न जाने वह क्या करना चाहता था। उस पर इन भयानक आवाज और डरावनी चीखों का लेश मात्र भी तो प्रभाव न था। अजीब किस्म का शातिर था वह लड़का। इस समय वह ऐसा न लग रहा था जैसे वह इंसान हो। उसके शरीर में विद्युतीय फुर्ती थी और चेहरे पर थी अजीब सी दृढ़ता। क्षण मात्र में उसने अपने सूटकेस में से कुछ निकाला तथा फिर आंधी तूफान की भांति दौड़ता हुआ वह तहखाने की ओर लपका। दौड़ते दौड़ते ही उसने हाथ में दबे कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़ लिया था और उन टुकड़ों ने एक मशाल का रूप ले लिया था। अतः इस समय रहमान के हाथ में एक बड़ी सी मशाल थी और उस कमरे तक जहां राजीव की लाश थी पहुंचते पहुंचते उसने मशाल के मुंह में कुछ विचित्र सा हरा पदार्थ डाला था। यूं तहखाने से भागते समय उसने फायर की आवाज सुन ली थी, लेकिन लगता था इस समय उसे सिर्फ लाश की चिंता है। अतः उसे सुनकर भी वह सब कुछ अनसुना कर रहा था। उसे विश्वास था कि आज वह इस लाश का अंत कर देगा। ठीक तब जबकि वह दौड़ता हुआ कमरे में प्रविष्ट हुआ, उसने देखा राजीव की कंकाल रूपी लाश स्याह व्यक्ति का गला दबा रही थी और लगता था स्याह व्यक्ति संसार से मुक्ति पाने वाला है, क्योंकि वह उसके हड्डियों के एक ही पंजे में कैद था। वह लाख प्रयास कर रहा था, लेकिन कंकाल में अकूत ताकत थी। रहमान के चेहरे पर भयंकरता उजागर हो गई। 20 साल का वह गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा नवयुवक अत्यंत खतरनाक नजर आ रहा था। मशाल हाथ में पकड़े वह भयानक तरीके से आगे बढ़ा। मूर्ख आदमी, तुम आत्मा से नहीं जीत सकते, सहसा रहमान उस स्याह व्यक्ति को संबोधित करते हुए बोला, जबकि स्याह व्यक्ति अभी तक लाश के पंजे में था। रहमान और आगे बढ़ता था, बोला, यह लाश है मूर्ख व्यक्ति। इसे समाप्त करने के लिए मानवीय हथियारों की नहीं बल्कि आत्मीय हथियारों की जरूरत है। और तभी लाश का डरावना चेहरा रहमान की तरफ घूम गया। स्याह व्यक्ति उसके बंधनों से मुक्त हो गया। इसके बाद लाश स्याह व्यक्ति को मानो भूल गई थी। वह खतरनाक ढंग से रहमान की तरफ बढ़ी। अपनी तरफ बढ़ती देखकर रहमान विजयात्मक ढंग से मुस्कुराया, मानो लाश पर उसने काबू पा लिया हो। उसी प्रकार मुस्कुराकर वह बोला, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। लाश खतरनाक तरीके से खिलखिलाई। मैं जानता हूं कि तुम राजीव नहीं हो, रहमान फिर बोला। तभी लाश उस पर झपट पड़ी। उसने फुर्ती से स्वयं को बचाया तथा जेब से लाइटर निकालकर मशाल के मुंह पर आग लगा दी। नीली आग का शोला भपका। शोला काफी ऊंचा उठ रहा था, अब जलती हुई। लंबी मशाल रहमान के हाथ में थी तथा वह आगे बढ़ता हुआ कह रहा था, तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला शायद अभी तक शांत नहीं हुई है, लेकिन ध्यान रखो, मुझसे तुम्हारा जीतना असंभव है, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूं। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इधर मशाल की नीली लौ देखते ही लाश पीछे हट गई थी। अचानक डरावनी आवाजें अब भी उसके जबड़े से बाहर आ रही थी। रहमान तेजी से होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाया तथा मशाल संभाली। तभी लाश उस पर झपटी। रहमान ने मशाल आगे कर दी। लाश टिटक कर पीछे हट गई। तभी तहखाने के वातावरण में अनेक फायरों की आवाजें गूंजने लगी। स्याह व्यक्ति, जो अभी तक लाश और रहमान का खतरनाक युद्ध देख रहा था, फायरों की आवाजों से चौंका तथा कमरे से बाहर गलियारे की तरफ लपका। फिर फायरों की आवाज में वृद्धि हो गई, लेकिन रहमान को तो फायरों से जैसे कुछ मतलब ही ना था। वह बार बार होठों में कुछ बड़बड़ाता तथा मशाल लेकर लाश पर झपटता। लाश स्वयं को मशाल से बचाती हुई रहमान को अपनी पकड़ में लेने का प्रयास कर रही थी। वह भयानक लाश निरंतर चीख रही थी और उसकी डरावनी आवाजों से संपूर्ण तहखाना गूंज रहा था। अब युद्ध हो रहा था, खूनी युद्ध, रहमान का और खूनी लाश का, आत्मा और रहमान का। भयानक डरावनी आवाजों के साथ लाश रहमान पर झपटती और रहमान कुछ बुदबुदाता तथा मशाल आगे कर देता। क्रम इसी प्रकार चलता रहा।
गोल्डन नकाबपोश को विजय ने तहखाने के कमरे में बंद कर दिया तथा अब फुर्ती के साथ राजीव की लाश वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे गलियारे की दूसरी ओर कुछ व्यक्ति नजर आए। उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद चोगे पहन रखे थे। ये सभी हड्डियों के ढांचे से लगते थे। एक नज़र में उन्हें देखकर कोई वहमी व्यक्ति आत्मा ही समझे। लेकिन विजय ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। क्षण मात्र में उसके हाथ में रिवॉल्वर आ गया तथा उसने शोले उगलने प्रारंभ कर दिए। 2 सफ़ेद पोश चीख कर गिरे। अन्य गलियारों में लगे थंबों की ओट में हो गए। तभी उधर से भी फायर हुए और विजय भी फुर्ती के साथ एक थंबे की ओट में हो गया और फिर वहां निरंतर फायर होने लगे। अभी इस फायरिंग को हुए अधिक समय नहीं बीता था कि विजय ने एक चमत्कार और देखा, और वह यह था कि सफ़ेद पोशों के पीछे से स्याह लिबास वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। और अभी विजय कुछ समझ भी ना पाया था कि स्याह लिबास वाले के हाथ में दबा रिवॉल्वर शोले उगलने लगा। सफ़ेद पोश बेचारे अपने पीछे आने वाली इस मुसीबत को समझ भी ना पाए कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। वह महाराज साले मुर्दों को! एकाएक विजय अपने स्थान से उछलकर सामने आता हुआ चीखा और फिर वह एकदम ठिठक गया। वह ठीक स्याह व्यक्ति के सामने खड़ा था। दोनों आमने सामने थे, दोनों के हाथ में रिवॉल्वर। विजय ने स्वयं को संभाला और बोला, कहो बेटे कालिए, अब क्या इरादे हैं? क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए? स्याह व्यक्ति बोला। पहले अपना लेवल तो बताओ प्यारे। तुम शायद बेचैन हो, स्याह व्यक्ति ने कहा तथा एक झटके के साथ अपने चेहरे से नकाब नोच लिया। अबे साले लूमड़ मियाँ तुम! विजय नकाब के पीछे अल्फांसे को देख के उछल पड़ा। वैसे तो अल्फांसे एक ऐसा शातिर था जिसका कहीं भी मिलना आश्चर्य की बात न थी, लेकिन फिर भी विजय चौंके बिना न रह सका था। बहुत देर से पहचाना बेटे? अल्फांसे मुस्कुराकर विजय की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तुम्हारी यहाँ मिलने की उम्मीद ही कहाँ थी साले लूमड़! विजय अल्फांसे की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। विचित्र थे ये दोनों व्यक्ति। कभी खतरनाक दुश्मन थे तो कभी वफादार दोस्त। मालूम नहीं अब ये कौन से रूप में मिलने जा रहे थे। स्वयं वे भी नहीं जानते थे कि इस समय उन्हें गले मिलना है अथवा रिवॉल्वरों की गोलियां एक दूसरे के जिस्मों में उतारनी है। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे तथा एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, मानो वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हमें कैसे मिलना चाहिए। फिर वे आगे बढ़े। आंखों में प्यार जागा। होठों पर अपने प्यारे दोस्त को देखकर प्यार भरी मुस्कान उभरी और फिर वे दोनों शातिर एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोनों यार गले मिले और प्यार के वशीभूत एक दूसरे को जकड़ लिया। विजय, यस प्यारे लूमड़, तुम्हारा चेला काफ़ी होशियार है। आखिर चेला भी तो हमारा है। विजय अकड़ गया। मानते हैं प्यारे जासूस, मानते हैं, लेकिन वह है कहाँ? राजीव की लाश से टकरा रहा है। अब तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यह काम उसी का है। हमारे बस का उस लाश से टकराना नहीं है, क्योंकि उसे समाप्त करने के लिए मानवीय शक्तियों की जरूरत नहीं बल्कि आत्मीय शक्तियों की जरूरत है, जो सिर्फ रहमान पर है। अल्फांसे बोला। लेकिन प्यारे, लाश के खिलखिलाने की आवाज़ जब भी आ रही है, इससे साफ जाहिर है कि अभी वह आत्मा को समाप्त नहीं कर पाया है। चल कर देखते हैं अपने चेले मियाँ की करतूत। चलो, अल्फांसे ने कहा तथा दोनों उस ओर बढ़ गए। तभी जबकि वे वहां पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे हतप्रभ रह गए। बड़ा ही भयानक और अविश्वसनीय दृश्य था। राजीव की संपूर्ण लाश में रहमान मशाल से आग लगा चुका था तथा हड्डियां जल रही थी, लेकिन रहमान अब भी मुसीबत में था। इस समय रह रहकर उसकी तरफ हवा में लटका लटका धड़ और सिर से अलग वृक्ष वाली चुड़ैल झपट रही थी। मशाल बुझने वाली थी। रहमान के चेहरे पर चिंता के भाव थे। पसीनों में नहा गया था वह। लग रहा था जैसे किसी बात से चिंतित है। क्या बात है चले मियाँ? विजय कमरे के दरवाजे से चीखा। अब हम लोगों की मौत निश्चित है गुरु। क्यों? विजय चौंका। यह चुड़ैल किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी। तुम इसे समाप्ति क्यों नहीं कर देते? समाप्त तो यह हो जानी चाहिए थी गुरु, लेकिन लगता है कहीं गलती हो गई है। रहमान चुड़ैल के हमले से खुद को बचाता हुआ चीखा। क्या कमी रह गई साले चाले द ग्रेट? गुरु, यह आत्मा राजीव की लाश में आग लगते ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन लाश का कोई हिस्सा जलने से रह गया लगता है, इसलिए यह समाप्त नहीं हो रही है और इस मशाल के बुझते ही समझो हम मर जाएंगे। विजय ने चौंक कर देखा। वाकई मशाल बुझने को जा रही थी। तभी अल्फांसे चौंका। उसे कुछ ध्यान आया। वह गजब की फुर्ती के साथ झपटा और एक कोने में पड़ा लाश का हड्डियों से भरा पंजा, जो उसके साथ लड़ाई में लाश से अलग हो गया था, उठाया तथा फुर्ती के साथ लाश की जलती हुई हड्डियों में डाल दिया। इधर पंजे में आग लगी, उधर चुड़ैल के मुख से अंतिम चीख निकली तथा वह विलुप्त हो गई। आत्मा समाप्त हो गई गुरु, रहमान चीखा। बोल काली कलकत्ते वाले की जय, अल्फांसे बोला। सब कुछ शांत हो गया था। मनहूस रात का प्रातः शमशानगढ़ में उलझी रहस्य की परतों को खोलकर सामने आया। इस समय एक कमरे में विजय, अल्फांसे, रहमान, रामू, शामू, किशन, बिशन, शांति
और निर्मला मौजूद थे और विजय निर्मला से कह रहा था, मिस निर्मला, यह तो समझ में आ गया कि गोल्डन नकाबपोश आप है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि तुमने अपने प्रेमी तथा अन्य लोगों का खून क्यों किया। मिस्टर विजय, आप जासूस हैं और आपका पाला बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों से पड़ा होगा, लेकिन मैं कोई ऐसी अपराधी नहीं हूं। मेरी कहानी कुछ ऐसी है जिस पर तुम शायद विश्वास भी ना करो। क्या है तुम्हारी कहानी? अच्छा खैर सुनो। निर्मला ने कहानी आरंभ की। आज से 18 वर्ष पूर्व तूफानी रात में मैं अपनी माँ के गले से लगी सो रही थी। अब यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं निर्मला नहीं थी बल्कि चंद्रभान की उस बीवी की लड़की थी जिसका खून उस रात चंद्रभान ने किया था। क्या बकवास है? विजय उछल पड़ा। मिस्टर विजय, बकवास नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास वाली बात है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, और अब यह समझ लो कि यह मेरा पुनर्जन्म है। लेकिन हम में से तो किसी को याद नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। फिर तुम्हें कैसे याद है? उसी बात का तो जवाब देने जा रही हूँ, तो फिर दे डालो। पहले मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब कोई प्रश्न करना। अच्छा सुनाओ। उस रात पिछले जन्म में जब मैं अपनी माँ के पास सो रही थी तो मेरी माँ की सौतन यानी मेरे पिता चंद्रभान की दूसरी पत्नी राजीव, सुभ्रांत और अमिता की माँ ने मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़काया। यहाँ एक बात और भी है, वह यह कि तूफानी रात में चंद्रभान को खून की प्यास लगती थी और इसी खूनी प्यास में उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था कि वे कर क्या रहे हैं। वैसे इससे भी पहले एक बात और बता दूं कि चंद्रभान पहले ही मेरी माँ से नफरत करते थे, क्योंकि मेरी माँ उन्हें संतान का सुख न दे सकी थी, इसलिए उनकी दूसरी शादी हो गई और राजीव, सुभ्रांत तथा अमिता का जन्म हुआ। इस बीच भगवान ने कृपा की तथा मेरी माँ को एक लड़के के रूप में मुझे दे दिया, लेकिन राजीव की माँ मेरी माँ के प्रति चंद्रभान के मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि फिर वह नफरत मेरे पैदा होने पर भी प्यार में न बदल सकी, और चंद्रभान ने मुझे और मेरी माँ को दासियों की भांति एक कमरे में बंद कर दिया। कभी मेरी माँ को पति का सुख न दिया और हमेशा अपनी दूसरी बीवी के पास पड़े रहते थे। उस रात जब दूसरी बीवी ने उन्हें मेरी माँ के विरुद्ध भड़काया तो उस समय उन पर खून की प्यास सवार थी और उन्होंने हमारा खून पिया। फिर जब मेरी आत्मा ने शरीर त्यागा तो मेरे अंदर चंद्रभान, उसकी दूसरी पत्नी सुभ्रांत और अमिता के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। भटकती हुई मेरी आत्मा एक झोपड़े में घुस गई तथा दो मिलन करते नव दंपत्ति जोड़े में से औरत के मुंह से मैं प्रवेश कर गई और उनके इस मिलन से जिस संतान, जिस शरीर का निर्माण हुआ उसमें मैं प्रवेश कर गई तथा वही आत्मा जो उस रात भटक रही थी फिर निर्मला के रूप में सामने आई, जो अब तुम्हारे सामने खड़ी है। अजीब बात है, अब चाहे जैसी भी समझो, लेकिन पिछले जन्म की प्रत्येक घटना तुम्हें ही क्यों याद है, हमें क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मेरी आत्मा ने एक शरीर त्याग कर तुरंत ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था, अतः पिछले जन्म की जो यादें थी वे अभी मेरी आत्मा में ही थी। जबकि आमतौर से जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो इतना समय व्यतीत हो चुका होता है कि वह अपने पिछले शरीर की सब यादें भूल जाती है और नए शरीर में नए रूप में प्रवेश करती है। इसका मतलब हुआ कि पिछले जन्म की यादें सिर्फ उन्हीं को रहती है जो ऐसी आत्माएं हों जिन्होंने एक शरीर त्याग कर तुरंत ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया हो। निसंदेह। प्यारे लुमड़ भाई, विजय बोला। अल्फांसे ने कहा, सुना है साले यह अमेरिका के वैज्ञानिक किस खोज में लगे हुए हैं कि पुनर्जन्म क्यों होता है। क्यों ना निर्मला की कहानी उन तक पहुंचाई जाए। पहले पूरी बात सुन तो लो। हाँ तो मिस निर्मला, उसके बाद क्या हुआ? होना ही क्या था, पिछले जन्म के प्रतिशोध की ज्वाला इस जन्म में भी धधक रही थी और मैंने सुभ्रांत की प्रेमिका बनने का ढोंग रचाकर अपना प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। राजीव के खून के बाद मैंने अमिता का खून किया, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि सुभ्रांत का खून किसने किया। यह मैं बता सकता हूँ, बोलने वाला रहमान था। किसने? राजीव की लाश ने। कैसे और क्यों? राजीव की लाश यह क्यों कहती थी कि उसका खून उसकी माँ ने किया है? उसने अपनी माँ का गला क्यों दबाया, अपने पिता को क्यों मारा और सुभ्रांत का खून क्यों किया? विजय ने प्रश्न किया। कैसे और क्यों? और राजीव की लाश यह क्यों कहती थी कि उसका खून उसकी माँ ने किया है? उसने अपनी माँ का गला क्यों दबाया, अपने पिता को क्यों मारा और सुभ्रांत का खून क्यों किया? विजय ने प्रश्न किया। गुरु, मैं फिर आत्माओं का चक्कर छेड़ूंगा। आज सब कुछ माफ है चले मियाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि निर्मला की भांति उसकी माँ की आत्मा भी प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई इस पीपल के वृक्ष में समा गई तथा लोगों को अपने अंतिम रूप यानी सिर और धड़ अलग वाली स्थिति में नजर आने लगी। लोग उससे वास्तव में आतंकित थे क्योंकि वह एक वास्तविक चुड़ैल थी। इस चुड़ैल में चूंकि प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी और बिना किसी शरीर की मदद के वह किसी का कुछ न बिगाड़ सकती थी, इसलिए वह राजीव की लाश में प्रविष्ट हो गई। और इस स्थिति में राजीव की लाश राजीव की नहीं बल्कि उस चुड़ैल का वह रूप था, यानी निर्मला की माँ। राजीव की लाश जो बार बार अपने खून का आरोप चंद्रभान इत्यादि पर लगा रही थी, वह वही चुड़ैल की आत्मा थी और इस स्थिति में वह झूठ भी नहीं बोल रही थी।
क्योंकि उसका खून तो वास्तव में चंद्रभान ने ही किया था। हम राजीव की लाश के कहने के अनुसार यही सोचते रहे कि राजीव का खून चंद्रभान इत्यादि ने किया है, लेकिन यह तो निर्मला की माँ कह रही थी। निर्मला की माँ की आत्मा खून से डरती थी क्योंकि उसका खून चंद्रभान ने किया था। यही कारण था कि वह मेरे खून फेंकते ही गायब हो जाती थी। कल रात जब तहखाने में मैंने राजीव की लाश को खून से डरते देखा तो तुरंत समझ गया कि राजीव की लाश में वही वृक्ष वाली आत्मा है। उस समय मुझे यह भी ध्यान आया कि जब से राजीव की लाश खड़ी हुई है तभी से वह चुड़ैल वृक्ष पर नजर नहीं आई है। और फिर तो मुझे विश्वास हो चला कि यह वही आत्मा है, इसलिए मैं मशाल आदि लेकर आया। लेकिन प्यारे चले मियाँ, तुम यह कैसे कह सकते हो कि सुब्रान का खून उसी लाश ने किया है? लाश क्योंकि खून से डरती थी इसलिए उसने वे जो 2 हत्याएं की इस ढंग से की कि जिसमें खून नजर न आए। पहली गला घोटकर सुब्रान की मां की तथा दूसरी सुब्रान को फांसी के फंदे में लटकाकर। लेकिन मिस निर्मला, आप खून करके इमारत के बाहर किस रास्ते से गई? मैं बाहर नहीं गई थी, बल्कि इमारत के तहखाने में छिप गई थी। मैं राजीव की प्रेमिका होने के नाते इमारत के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। मैं खून करके सीधी तहखाने में गुम हो जाती थी और अपना सुनहरा लिबास भी वहीं रखती थी। जब सब कुछ शांत हो जाता तो मैं चुपचाप बाहर निकल जाती। और वह सफ़ेद लिबास वाली लड़की कौन थी? वह भी निर्मला ही होना चाहिए गुरु, रहमान बोला। जब हम यहाँ आए और तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पीछे लगा था और गुरु आहटे सुनकर दूसरी ओर चले गए थे। जब तुम उस पेड़ के नीचे से गुजरी और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी गया, लेकिन मेरा रास्ता वृक्ष चुड़ैल ने रोक लिया। यूं तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब मैं और गुरु दोनों पेड़ के नीचे से गुजरे तो कुछ भी नहीं हुआ। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो ना हो इस चुड़ैल का और उस सफ़ेद पोस्ट लड़की का आपस में कुछ रिश्ता अवश्य है। तुम्हारी कहानी सुनकर पता लगा कि पिछले जन्म में वह तुम्हारी माँ थी। इसी आधार पर मैंने कहा कि वह सफ़ेद पोस्ट लड़की तुम हो। लेकिन मेरी माँ की आत्मा ने तुम्हें उसी समय क्यों रोका जब तुम मेरे पीछे आ रहे थे? क्योंकि आत्मा होने के नाते वह जानती थी कि तुम उसके बेटे का ही दूसरा जन्म हो और अपना प्रतिशोध पूरा कर रही हो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु उसने मुझे रोका। लेकिन तुम सफ़ेद पोश बनती क्यों थी? मैं अपने घर से रात को सफ़ेद लिबास में इसलिए चलती थी कि यहाँ के लोग आत्मा समझकर निकट नहीं आते थे। इसी सफ़ेद लिबास में मैं इमारत के उस गुप्त दरवाजे से प्रवेश करती जिससे मैं सबकी नज़र से छिपकर राजीव से मिलने आया करती थी। तहखाने में जाकर गोल्डन नकाब पोश बन जाती थी। मियाँ लुमड़ साला बड़ा अजीबोगरीब चक्कर है। वास्तव में रहस्य की परतें काफ़ी जटिल थी। लेकिन प्यारे लुमड़, बाय द वे, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या भुना रहे थे? अब मेरी कहानी भी सुनो, अल्फांसे ने कहना शुरू किया। मैं काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ हूँ। एक अपराधी जिसका नाम ब्लेम था अपने कुछ आदमियों के साथ यहाँ आया हुआ था। उसका लक्ष्य था इस स्टेट का गुप्त राजसी खजाना। जब मुझे यह पता लगा कि यहाँ एक गुप्त खजाना है तो मैं भी यहाँ आ गया। अब मेरा और ब्लेम का उद्देश्य एक ही था। ब्लेम अपने आदमियों के साथ था जबकि मैं अकेला ही था। ब्लेम ने अपना अड्डा कब्रिस्तान के नीचे बनाया था जहाँ वह भयानक आवाज़ों और खौफनाक कहकहों के टेप चलाया करता था। उसके जितने भी आदमी थे सब सफ़ेद चोगे में रहते थे ताकि यहाँ के निवासी उन्हें आत्मा समझे। उस रात जब तुम यहाँ आए उस सफ़ेद चोगे वाले ने हवेली से खजाने का नक्शा चुरा लिया था, लेकिन मैंने उसे बेहोश करके वह नक्शा उससे छीन लिया और फिर तुमसे युद्ध हुआ था। उसके बाद मैं गुफा में विलुप्त हो गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह खजाना तुम्हें मिल गया? नहीं, अभी आगे सुनो, अल्फांसे ने कहा। जब मैंने उसे खोला जिसे मैं नक्शा समझ रहा था तो पता लगा कि वह नक्शा नहीं बल्कि सिर्फ नक्शे तक पहुंचने की कुंजी थी। उसमें संकेत दिया गया था कि खजाने का नक्शा राजीव ने अपने दाएं कंधे में ऑपरेशन कराकर फिल्म के रूप में छुपा रखा है। राजीव से नक्शा हासिल करने में तुरंत इमारत की तरफ गया, लेकिन तभी उसका खून हो गया। वहां मुझे रहमान से बचकर भागना पड़ा। उसके बाद राजीव की लाश का खड़ा होना मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। अतः मैं राजीव की लाश के पीछे लग गया। इधर पता नहीं ब्लेम कैसे जान गया कि नक्शा राजीव की लाश में है, और हम दोनों ही जानते थे कि राजीव की लाश चंद्रभान का खून करने अवश्य आएगी, क्योंकि राजीव की लाश के कहे अनुसार चंद्रभान भी उसका खूनी था। मैं कल रात तहखाने में ताबूत के पीछे छिपा राजीव की लाश का इंतजार कर रहा था कि सारी घटना वही घट गई और नक्शे के चक्कर में ही मैं लाश से टकरा गया। तो फिर नक्शे का क्या हुआ? राजीव की लाश के साथ जल गया। तुमने मुझे पत्र लिखा था? बिल्कुल मैंने ही लिखा था। मुझे पता चल गया था कि राजीव ने तुम्हें बुलाया है, तभी मुझे शरारत सूझी तथा मैंने राजनगर में रहने वाले एक शागिर्द को यहीं से लिख दिया कि वह तुम तक ऐसा पत्र पहुंचा दे। अल्फांसे के शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हर शहर में, हर देश में। तुम भी साले लूमड़ ही रहोगे? अल्फांसे मुस्कुरा कर रह गया। तो वह सफ़ेद चोगे वाले ब्लेम के आदमी थे। निसंदेह। ब्लेम का क्या हुआ? उन्हीं के साथ मारा गया।
उस रात को जो वह सफ़ेद चोगे वाला आदमी था जिससे तुमने फिल्म छीनी थी, उसे शायद ब्लेम ने गायब कर दिया था। बिल्कुल ठीक समझे जासूस प्यारे। विजय और रहमान ने ठंडी सांस ली। रहस्य की परतें समाप्त हो चुकी थी। निर्मला को राजनगर की कैद में रखा गया तथा मुकदमा चलाया गया। अल्फान से विजय तथा रहमान को डॉज देकर शमशानगढ़ में ही कहीं विलीन हो गया था। इस केस ने रहमान को विजय की निगाहों में और ऊंचा उठा दिया था। विजय जब भी रहस्य की परतों पर दृष्टिपात करता तो आश्चर्यचकित रह जाता। समाप्त। दोस्तों, हमें उम्मीद है वेद प्रकाश शर्मा जी का यह दुर्लभ और बहुत पुराना उपन्यास आपको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय क्या है इस कहानी को सुनने के बाद, यह हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक मिलती रहे। और यदि आप पुराने हैं तो आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब कि आपको कहानी पसंद आई। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चाहें तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।